अस्सलाम वालेकुम। पाक साई कौम के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं ये एक बार पहले भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। प्रोफेसर डॉक्टर इमरान जावेद साहब टेन्योर्ड प्रोफेसर हैं बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान पाकिस्तान में। डॉक्टर साहब डायरेक्टर भी हैं सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स में। लेकिन जो आज हम इनसे बात करने जा रहे हैं वो उनका स्पेशलाइज्ड एरिया है जो करिकुलम रिफॉर्म्स के हवाले से है। तो लेट्स सी कि ये आज इस पे हम इनसे क्या गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आज आपने हमें ज्वाइन किया, सेशन के लिए टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया हसन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। अच्छा सर, डायरेक्टली हम जाते हैं पॉइंट पे आते हैं कि जो हमारा जो आप क्या समझते हैं जो मैट्रिक एफएससी का जो करिकुलम है और इसके अगर हम कंपेयर करते हैं इसको ए लेवल्स और ओ लेवल्स के करिकुलम के साथ, तो क्या समझते हैं एक गैप है कि नहीं है? अगर है तो क्या हमें अपडेट करने की जरूरत है, ये चलता रहे ऐसे? देखिए, क्यूरिकुलम से ज्यादा इम्पोर्टेंट इशू है रिटेंशन का, कि हमारे बच्चे जो क्यूरिकुलम पढ़ के आते हैं क्या उनको उसके बाद वो आता होता है। हम उसके क्यूरिकुलम के कंटेंट पे तो उसके बाद में जाएंगे। हमारा असल में इशू एग्जाम है। जिस तरह से हम बच्चों को चंद एक सवालात की फहरिस्त देते हैं और उस फहरिस्त से बच्चे जो हैं वो चीजों को याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं और एग्जाम के लिए 100% प्रिपरेशन है। जब सेम टॉपिक यूनिवर्सिटी में रिपीट होता है तो हमारा बच्चा कुछ भी उसके बारे में, वो यूं कह लीजिए ना, एग्जाम इज ऑफिशियल परमिशन टू फॉरगेट द सब्जेक्ट। उसने सब्जेक्ट सोचा तो है नहीं, उस बेचारे ने तो एग्जाम दिया और उसको क्योंकि हमने उसके लिए एग्जाम ही सिग्निफिकेंट कर दिया। तो जो ओ लेवल और ए लेवल में थोड़ा बहुत जो बच्चा इन्वॉल्व होता है, सोचता है, कुछ अपनी तरफ से कुछ ऐड करता है, तो वो चीज वो कैरी करता है। जो हमारा कन्वेंशनल है ना, ये जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड और ये जो बाकी बोर्ड्स वाला है, इसमें जब आपके पास बच्चे का को आपने इम्तहान का सांचा दे दिया कि जी इस किस्म के क्वेश्चंस होंगे, इस चैप्टर में से इतने सवाल आएंगे, इसमें से इतने आएंगे, तो जो लर्निंग है वो सारी एग्जाम सेंट्रिक होकर रह गई है। तो मेरे हिसाब से क्यूरिकुलम से बड़ा इश्यू हमारा एग्जामिनेशन का जो सिस्टम है उसको पहले एड्रेस करने की जरूरत है। उसके बाद हम, मेरा ख्याल है क्यूरिकुलम में उतना बड़ा इशू नहीं है जितना बड़ा इशू हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम में है। तो फॉर मी क्यूरिकुलम में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। हमने क्योंकि बच्चों को बहुत एडवांस लेवल पे लेके जाना है, तो कुछ चीजें अगर हम एफएससी में ऐड कर दें और उसको अपडेट कर दें तो बेहतर होगा। बट फॉर मी एग्जाम इज द बिगर चैलेंज। सही, ठीक है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा जो एफएससी में अभी जो दो स्ट्रीम चल रही हैं, प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल, क्या इसको हम रिप्लेस नहीं कर दें डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन मेडिकल साइंसेज? कुछ ऐसे करके करें तो वो ज्यादा बेटर नहीं है? मैं इससे थोड़ा सा हटके चलने का कहूंगा लोगों को। देखिए, प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग तो कन्वेंशनल है। अब इस वक्त बाजुकात मुझे लगता है कि हमें बच्चों को बायो और मैथ दोनों पढ़ाने पड़ेंगे। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का सब्जेक्ट ले लें, बायोटेक्नोलॉजी ले लें, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ले लें। आपको ऐसे लोग चाहिए जिनको बायो भी आती हो, जिनको मैथ्स भी आती हो। फिर आप चले जाए न्यूरल नेटवर्क्स में, आपको ऐसे लोग चाहिए जो मैथ्स जानते हो, साथ ही साथ वो बायोलॉजी की बेसिक्स जानते हो, तो वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। मैं इससे हटके, मैं अगर मेरे बस में हूं चीजें, तो मैं लोगों को कहूंगा कि हमें एक बल्क में इस वक्त लोग वो चाहिए जो कंप्यूटर जानते हो, जो स्टेटिस्टिक्स जानते हो और जो मैथमेटिक्स जानते हो। और अगर इस पे आप बायो ऐड कर दें, फिजिक्स ऐड कर दें, केमिस्ट्री ऐड कर दें, तो वो प्लस होगा। आप इस वक्त, हम हर वक्त आईटी की बात कर रहे हैं, डेटा साइंस की बात कर रहे हैं, एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं, जबकि हम बच्चों को जो जब उनके लिए कैरियर ऑप्शंस बता रहे होते हैं तो हमारा जितनी भी क्रीम है वो सारी या प्री मेडिकल में चली जाती है, प्री इंजीनियरिंग में चली जाती है। और जो हमारी एक सोच है कि हम आईसीएस में, हमारे यहाँ आमतौर पर वो बच्चा जाता है जो इन दोनों फील्ड्स में नहीं चल पाता। समझने की बात यह है कि जो डेटा साइंस है उसमें तीन चीजें रोल प्ले करती हैं। कंप्यूटर साइंस है, स्टेटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स है। आप इनकी तरतीब बदल सकते हैं, लेकिन डेटा साइंस, फिर उसके बाद आप इन एनालिटिक्स में चले जाइए। बिजनेस एनालिटिक्स हो गई, सप्लाई चेन एनालिटिक्स हो गई, इंटेलिजेंस के इतने कोर्सेज हैं। उन सब में जिधर इस वक्त बल्क में लोगों की जरूरत है, और बाकायदा ये कहा जा रहा है कि बहुत ही वेल पेड जॉब्स हैं वहां पे, लेकिन पाकिस्तान में उस किस्म की यूथ अवेलेबल नहीं है जो इन पर्पसेस के लिए ट्रेंड हो।
तो हमें एज ए नेशन अब इस ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है कि हम अर्ली स्टेज से बच्चों को उस साइड पे लेके आए। स्टेटिस्टिक्स का कोर्स कोई नहीं पढ़ता हमारे यहाँ, ये बहुत ही थोड़ी प्रोपोर्शन में पढ़ा जाता है। उस कोर्स की शदीद जरूरत है, उस कोर्स की इस हद तक जरूरत है कि जो प्री एफएससी लेवल पे जो स्टेटिस्टिक्स है वो किसी भी एडवांस लेवल की स्टेटिस्टिक्स के बराबर पढ़ाई जाती है। अब हमारे यहाँ लोग जब लेट स्टेज पे ये रियलाइज करते हैं कि अब मुझे फला एरिया में जाना है और मुझे वो स्टैट की जरूरत होगी, तो वो तब जाके वही एफएससी वाला मटेरियल दोबारा पढ़ रहे होते हैं। तो फॉर मी जो हमें स्ट्रीम्स हैं इनमें कुछ कुछ सब्जेक्ट्स को ऐड करना पड़ेगा। जो हम कन्वेंशनल के साथ चल रहे हैं ये आउटडेटेड हो गया हुआ है कि जी आप बच्चा बायो पढ़ेगा तो मैथ नहीं पढ़ेगा, मैथ पढ़ेगा तो बायो नहीं पढ़ेगा। इस वक्त चीजें बहुत ही मिक्स होके चल रही हैं। आपने जरूरी नहीं है कि मेडिकल साइंस में सारी चीजें कन्वेंशनल तरीका से करनी है, कोई चीजें जो एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह से भी तो हो रही हैं। तो इस वक्त तो मर्जर का दौर है, तो आपको बहुत सारी चीजें जाननी है। प्रोफेसर आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, लेकिन मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली यही है कि हमारे पास इस टाइम 3 स्ट्रीम्स चल रही हैं, एफएससी है, आईसीएस है और कंप्यूटर साइंस है, आईकॉम है, आईकॉम कॉमर्स है। अगर आप ये फरमा रहे हैं कि अगर हम इन तीनों को मिला के कुछ नया इंट्रोड्यूस करवाएं इंटरमीडिएट के लेवल पे, तो सर आपका ख्याल नहीं है कि फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट मेडिकल में जाना चाह रहा है या जो इंजीनियरिंग में जाना चाह रहा है, हमने उसे इतनी ब्रेथ कवर करवा दी है, जाहिर है एक इंसान का माइंड है ना, वो एक खास हद तक डेप्थ में और ब्रेथ में जा सकता है। हमने उसे इंटरमीडिएट में इतनी ब्रेथ कवर करवा दी है, डेप्थ नहीं थी उसकी, उसने बाद में चूज किया इंजीनियरिंग को, जबकि उसने कुछ एक्स्ट्रा ऐसे सब्जेक्ट डेप्थ में पढ़े हुए थे जो कि जिसने उनकी डेप्थ को कॉम्प्रोमाइज किया। डेप्थ को तो कवर कर लिया, डेप्थ को कॉम्प्रोमाइज किया। तो क्या यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके ये चीज नुकसान नहीं देगी? या दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं इंटरनेशनली सिस्टम क्या अवेलेबल है, कैसे चल रहा है काम? देखिए हमें ना अपनी लर्निंग आउटकम्स को देखना होगा कि स्कूल से हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं, कॉलेज से हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं। जो डेप्थ का जो भी मामला है ये यूनिवर्सिटी में जाकर स्टार्ट होता है। बच्चा जैसे जैसे 7th 8th में आता है ना, तो उसको कहीं ना कहीं हमें उसके साथ 7th का जो बच्चा है वो 12 13 14 साल का होता है। आज कंप्यूटर साइंस के एज में हम बच्चे को इस उम्र में बहुत सारी चीजें पता होती हैं या पता होनी चाहिए। हम जितना उसका एक्सपोजर बड़ा करते जाएंगे, अगर तो बच्चे के दिमाग में ये क्लैरिटी है कि मुझे मेडिकल साइंस में जाना है, तो मेडिकल साइंस में भी इस वक्त टेक्नोलॉजी का मर्जर जरूरी है। आप उसको अगर आपने उसको लेके जाना है प्री मेडिकल में, आप केमिस्ट्री स्किप नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते, आप टेक्नोलॉजी कुछ ब्रेथ तो ऐसी हो गई है जो जरूरी है, मेडिकल में भी होता है। तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं जी, बच्चा सिर्फ बायोलॉजी पढ़ के टेक्नोलॉजी को टच किए बिना आगे चल के सक्सेसफुल हो पाएगा? तो कुछ नेसेसरी ब्रेथ है, उसकी तो हमें जरूरत रहेगी। बाकी अगर किसी के दिमाग में बहुत क्लैरिटी है कि मुझे ये फील्ड अडॉप्ट करनी है, तो उस बच्चे को तो फिर गाइड करना आसान हो जाता है। अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि एजुकेशन सिस्टम बच्चे को गाइड करे, हम जो आमतौर पे गुफ्तगू करते हैं वो एजुकेशन सिस्टम पे बात करते हैं। अगर तो ऐसी फैमिली है कि वो बच्चे को गाइड कर रही है या बच्चा खुद से इंक्विजिटिव है और वो चीजों को जानने की कोशिश करता रहता है, तो उसके लिए तो चीजें और तरह से होती हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इस वक्त तो हमें नेसेसरी ब्रेथ की जरूरत है कि जो मेडिकल का डॉक्टर है उसको आजकल टेक्नोलॉजी की जरूरत है, क्योंकि उसको अगर ह्यूमन बॉडी पे भी जो डिफरेंट किस्म के स्कैन्स आते हैं या जो जितनी भी चीजें हैं, ये सारी चीजें साथ साथ टेक्नोलॉजी चल रही होगी तो मेरा ख्याल है चीजें बेहतर अंदाज में चलाई जा। तो कुछ ब्रेथ की तो आपको जरूरत है। जो हम 3 सब्जेक्ट उनको देते हैं कि जी आपने ये 3 पढ़ने और बाकी आपके वो टिपिकल से सब्जेक्ट हैं, शायद उससे हमें डिविएट करना पड़ेगा। सही। अच्छा प्रोफेसर इमरान साहब, थोड़ा सा आते हैं यूनिवर्सिटी स्टडीज की तरफ। बीइंग ए यूनिवर्सिटी टीचर, आई माई सेल्फ फील कि जब हमारे पास अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आते हैं वो ऑलरेडी कुक मटेरियल नहीं होता। हमें ये फील होता है कि बच्चों की बेसिस बहुत अच्छी नहीं है, और इन एडिशन टू दैट आप ये फरमा रहे हैं कि उनका जो है आप फर्दर उनको ब्रेथ को इंक्रीज करें, डेप्थ को इंक्रीज न करें। ये इस टॉपिक को हम यही छोड़ते हैं। जो HSE ने रिसेंटली एक नया स्ट्रीम इंट्रोड्यूस करवाया है, एडमिशन इनटू PhD। उन्होंने कहा कि जी आप मास्टर्स और PhD को कंबाइन कर दिया। अंडर ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो डायरेक्टली PhD में एडमिशन ले सकते हैं।
तो क्योंकि आप करिकुलम रिफॉर्म्स पे, करिकुलम डेवलपमेंट पे अच्छा खासा काम कर चुके हैं, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? ठीक है, प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं? ये एक तो जो हमारे यहाँ ये है ना जी, कि एक क्लास में बैठे हुए जितने भी बच्चे हैं, हम ये सोचें कि वो सारे एक जैसे हैं, हमें इस ख्याल से बाहर आना पड़ेगा। जो बच्चे बीएस करते हैं, हमें उनको ये स्पेस भी देनी है कि अगर वो डिफरेंट कैलिबर और कैपेसिटी के हैं तो उसी हिसाब से हम उनको प्लेस कर लें। कुछ बच्चे वाकई इतने ब्रिलियंट होते हैं कि वो बीएस के फौरन बाद बीएस के प्रोजेक्ट में उनमें स्पार्क दिखता है और वो पीएचडी में डायरेक्ट इनरोल हो जाए तो कतई कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी नहीं होती और उन बच्चों को मे बी दरमियान में एमफिल करना पड़ेगा, कुछ वक्त लगाना पड़ेगा, मैच्योरिटी गेन करनी पड़ेगी, फिर वो पीएचडी में जाएंगे। अब आप जो फरमा रहे थे ना, वो जो पिछला ब्रेथ एंड डेप्थ, बाजुकात जो डेप्थ है वो उतनी प्रोडक्टिव रहती नहीं है जो हमारी नॉर्म्स हैं। डेप्थ की आप जब हम डेप्थ में जाते हैं तो डेप्थ में हम टेक्निकल डिटेल्स में जाते हैं। हमारा इश्यू इस वक्त ये है कि हम बाजुकात ज्यादा डेप्थ में चले जाते हैं, बाजुकात ज्यादा ब्रेथ में चले जाते हैं। तो अगर इंडिविजुअल को क्लैरिटी हो कि वो क्या करना चाहता है तो ब्रेथ और डेप्थ का बैलेंस तभी रखा जा सकता है। अगर ये डेप्थ रीजनेबल डेप्थ चाहिए कि वो अंडरग्रेड के बाद पीएचडी में जा सके, इसी तरह से एक रीजनेबल डेप्थ चाहिए कि बच्चा यूनिवर्सिटी स्टडीज को आगे कंटिन्यू कर सके फ्रॉम वेयर ही लेफ्ट इन एफएससी। हमारा इस वक्त मसला ये है, जो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में बोला था, कि बच्चे के पास ब्रेथ डेप्थ तो क्या, उसको सिर्फ उसने एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया होता है। जब उसने किया ही एग्जाम के लिए प्रिपेयर है तो ब्रेथ और डेप्थ का तो सवाल ही उसके बाद नहीं रहता। हम आमतौर पे ये कहते हैं ना जी कि टर्मिनोलॉजी बच्चे को आनी चाहिए, फिर टर्मिनोलॉजी के साथ खेलना आना चाहिए। एजुकेशन का पर्पस तो यही होता है। अब बच्चे को टर्मिनोलॉजी आती होती है, खेल तो उसका शुरू ही नहीं होता, और क्योंकि एग्जाम में वो उसी टर्मिनोलॉजी का एग्जाम देता है और उसके बाद भुला देता है। तो हमारे इश्यूज जो हैं, हमें पहले उन इश्यूज को स्ट्राइक करना है और फिर ये देखना है कि अगर हम बच्चों के सामने, जैसे एचईसी की ये स्कीम मुझे इस लिहाज से पसंद है कि अगर कोई बच्चा बेहतरीन है और वो अपना एक टैलेंट शो करता है और वो क्वालिफाई करता है तो उसको कोई हर्ज नहीं कि पीएचडी वो करे बीएस के बाद। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स, हमें उसके लिए यार्ड स्टिक्स डिटरमिन करनी पड़ेंगी, हमें अपने क्वालिटी चेक्स लगाने पड़ेंगे। तो हम एक ही क्राइटेरिया सब पे नहीं लगा सकते। तो मेरा ख्याल है ये जो डॉक्टरल कमेटियां होती हैं या जो एक्सपर्ट्स के पैनल होते हैं, अगर कुछ चीजें उनके लिए छोड़ दी जाए तो शायद यहाँ पे बेहतरी हो सकती है। अच्छा प्रोफेसर, आपने एक और चीज फरमाई, एग्जाम्स के बारे में बात की। यहाँ पे मैं एक पॉइंट रेज करना चाहता हूँ। जब हमारा टाइम था, उस टाइम में जो एग्जामिनेशन का सिस्टम था वो हमें लेंथी क्वेश्चंस दिया करते थे और जो ऑब्जेक्टिव पार्ट था वो बहुत कम है। जबकि रिसेंटली हमने देखा है कि जो एफएससी के एग्जाम्स हैं, बोथ फॉर प्री मेडिकल एंड प्री इंजीनियरिंग, उसमें ऑब्जेक्टिव का पार्ट बहुत ज्यादा इंक्लूड कर दिया गया। तो डू यू थिंक ये कुछ बेहतरी ला सकता है? देखिए, अगर सोच के कुछ भी किया जाए तो बेहतरी ला सकता है। हमारे यहाँ जो अजीब सी कंपटीशन की रेस लगी हुई है ना कि जी बच्चे का मेडिकल में दाखिला होना चाहिए, इस वक्त फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि सिर्फ मेडिकल में कंपटीशन रह गया है, बाकी किसी भी जगह पे कंपटीशन नहीं बचा। आपकी इतनी ज्यादा यूनिवर्सिटीज हो गई हैं, चाहे इंजीनियरिंग की हो, चाहे बेसिक साइंसेज की हो, चाहे किसी भी प्रोग्राम की, यूनिवर्सिटीज बढ़ गई हैं, नंबरों की वो बुकत नहीं रही। तो अब हमें अल्टीमेटली वापस आना पड़ेगा अपने लर्निंग वाले मैकेनिज्म पे। सोच के अगर एमसीक्यूज किए जाएं बेहतरीन, सोच के अगर सब्जेक्टिव पेपर किया जाए बेहतरीन। इज के हमने इस सारे को ना एक आर्ट बना लिया नंबर लेने को। अब नंबरों के आर्ट के पीछे अगर हम चलेंगे तो फिर लर्निंग नहीं होगी। नंबर लेना आपको भी पता है, मुझे भी पता, 3 घंटे के एग्जाम में बच्चे ने जो लिखा उसके हिसाब से उसको नंबर मिलेंगे। मैं टीचर के तौर पे ये समझता हूँ कि नंबर बच्चे की काबिलियत के तमाम पहलुओं को एड्रेस नहीं करते। मैं तो अपने स्टूडेंट्स को कहता होता हूँ कि जी नंबर नहीं अब चाहिए, अब प्रोफाइल चाहिए, कि कैसे मान लिया जाए कि आप काबिल हैं। नंबर एक पैमाना है, वो कभी मुमकिन है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन अगर आप काबिल हैं तो काबिलियत के लिए आपको ज्यादा पैमानों की जरूरत है। नंबरों वाली मीट्रिक अब फेल हो गई है फमी, कि जी अब एक एक शहर में जब आपकी 10-10 यूनिवर्सिटीज होंगी तो एक ही शहर में 10 गोल्ड मेडलिस्ट तो आपको मिल जाएंगे। अब बंदा अगर ट्रैक करना शुरू कर दे कि वो जो 10 गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो 3 साल के बाद क्या कर रहे हैं, तो
बदकिस्मती से पता ये चलता है कि वो 10 गोल्ड मेडलिस्ट भी उस शान से नहीं जी रहे जो उनका गोल्ड मेडल बताता है। तो पैमाने बदलने पड़ेंगे। जिन बच्चों ने काबिलियत को प्रायोरिटाइज किया है वो यकीनन कुछ ना कुछ सक्सेस ले लेते हैं। अगर आप नंबरों के फन के पीछे चलेंगे तो इस फन का अब सवाल है। बिल्कुल। प्रोफेसर इमरान साहब, सेशन को वाइंड अप करने से पहले मैं जरूर चाहूंगा कि अब जो स्टूडेंट्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके लिए तो ऑप्शंस नहीं है। सिस्टम पे तो हमने बात कर ली, जो कि पेरेंट्स के स्टूडेंट्स प्यार में नहीं है। तो आपकी सजेशन क्या होगी कि बीइंग लिविंग विद दिस सिस्टम, बीइंग विद इन द सिस्टम, अभी स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन क्या है? वो इंटरमीडिएट में क्या करें? आईसीएस को अडॉप्ट करें, आईकॉन को करें, प्री इंजीनियरिंग करें, प्री मेडिकल करें, या ए लेवल्स करें? क्या क्या सजेस्ट करते हैं आप? मैं कन्वेंशनल में तो जो भी आपको जिधर भी जाना क्लैरिटी के साथ जाना है। मेडिकल करना है तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर गॉड फॉरबिड जी मेडिकल नहीं होता तो आपके पास ऑप्शंस क्या है। यू नीड टू हैव अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस। उनका कॉमन जो सेट ऑफ स्किल्स है वो सारी सीख लें, और उसके बाद जो मैं प्रोफाइल की बात कर रहा हूं, तो जो चीज आप बनना चाहते हैं, जिस प्रोफेशन में आप जाना चाहते हैं, उसके बल्क में ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं। कोई भी जो मुआशरा है वो परफेक्ट नहीं होता, और पाकिस्तान एक इवॉल्विंग नेशन है। मैं और आप जिस माहौल में पड़े हुए हैं, उस माहौल में अगर आज भी हम बच्चे को पढ़ाएंगे तो वो जो एक बात बनी हुई है ना जी, कि 1980 के मॉडल में 2000 के सिलेबस के साथ हम 2030 की जनरेशन तैयार नहीं कर सकते। तो हमें बच्चों को जो इस वक्त ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है, ऑनलाइन रिसोर्सेज का कॉन्सेप्ट है, और बच्चे के पास क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ इसको मैंने इम्प्लीमेंट कैसे करना। मैं 3-4 दिन पहले एक प्रोफेसर साहब के साथ बैठा हुआ था, वो उन्होंने बताया जी कि मैं आइडियली ये चाहूंगा कि लेक्चर को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाए, और मैं उनकी बात से इत्तेफाक करता हूं। तो मैं दोहरा रहा हूं कि पहला हिस्सा कि आपको कोर्स की हिस्ट्री पता हो कि अब तक की जो पीछे की डेवलपमेंट है या बैकग्राउंड है वो क्या है, आप उस कोर्स में क्या ऑफर करने जा रहे हैं। फिर तीसरे नंबर पे आप स्पेकुलेट करेंगे या एक्स्ट्रापुलेट करेंगे कि जी आगे चल के आपने इस कोर्स को किधर लेके जाना है। और चौथे नंबर पे आप उसको रिलेट करेंगे अपनी लाइफ के साथ। आप कोई भी ऐसा कोर्स पढ़ते हैं जिसको आप लाइफ के साथ रिलेट नहीं कर सकते, स्टूडेंट को उसका फायदे की समझ नहीं आती, मेरे लिए वो कोर्स पढ़ना बेकार है। मतलब आप सिर्फ टर्मिनोलॉजी और टर्मिनोलॉजी का आपस में खेल, ये कब तक हम चलाएंगे। तो यूनिवर्सिटी का पर्पस अगर नॉलेज क्रिएशन है तो उस नॉलेज क्रिएशन के साथ बाकी की क्रिएशन और उसकी जो है ना फिजिबिलिटीज और जो प्लान्स और वो सारा कुछ वो यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म और यूनिवर्सिटी की फैकल्टी के हिस्से में आता है। तो हम आगे चलना शुरू कर दें, और विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो प्रैक्टिसेस अब से 15-20 साल पहले चलती चली आ रही हैं, हमें अब उनसे तो जान छुड़ाना पड़ेगी। 2003-4 में जब पाकिस्तान में पीएचडी प्रोग्राम स्टार्ट हुए, तो अब वो जो जनरेशन है उसको 17-20 साल हो गए पीएचडी और पीएचडी के बाद के सिनेरियो में। अब उन लोगों की प्रेजेंस का ओवरऑल इम्पैक्ट आना चाहिए कि जो पीएचडी जब बढ़ गए तो उसका मुआशरे पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। अगर इतने बल्क में पीएचडी होने के बावजूद क्रिएशन और तहकीक वो इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे नहीं जा पा रही, तो ये हमारा कलेक्टिव फेल्यूर है। तो हम अगर आगे का रास्ता बनाने लग जाएंगे और लोगों को आगे के चलने का रास्ता मिल जाएगा तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। जी प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। इट्स ऑलवेज ग्रेट टॉकिंग टू यू ऑन एजुकेशन रिफॉर्म्स एंड स्टफ लाइक दैट। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने एक बार फिर से हमें मौका दिया, टाइम दिया। हम आपको फ्यूचर में भी मदद करते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। जी बहुत शुक्रिया साहब।